आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेव में इंटरफेरेंस ऑफ वेव और स्टैंडिंग वेव। क्लियर है? तो देखो अब सीधे हम लोग काम की बात करें। कल वाले लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में डीपीपी 5 दिया गया था जिसको आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो उसका अब क्या करूंगा ना, उसके सॉल्यूशन के लिए पूरा एक वीडियो रहेगा। तो आज हम लोग मेन इंटरफेरेंस ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव, ढेर सारी चीजें करेंगे और साथ ही साथ प्रॉब्लम करेंगे। और डीपीपी के सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो रहेगा। ठीक है ना? इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो तो बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो सुनो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव में अपने को क्या क्या याद रखना है। ये एक वो प्रॉपर्टी है जो किसी पार्टिकल और वेव को अलग अलग करती है। बच्चों, ये वेव की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे ये एस्टैब्लिश होता है कि दिस इज वेव, क्योंकि पूरे नेचर में आपका दो सब्सटेंस का दो नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। अगर इन दोनों के बीच में अगर सचमुच कोई गैप है तो गैप ये इंटरफेरेंस प्रूव करता है। तो इंटरफेरेंस की जो एक प्रोसेस है, वेव कैन शो बट पार्टिकल कैन नॉट। तो आप इस बात को समझो, आप इस बात को अच्छे से समझ के रखो कि आपको कोई भी पूछे तो कहना पार्टिकल भाई इंटरफेरेंस शो नहीं कर सकता, लेकिन वेव इंटरफेरेंस शो कर सकता है। सवाल यह है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है बच्चों? बहुत सिंपल है। जैसे एक कमरे में हम लोग 10 आदमी हैं और अगर 10 आदमी बोलने लगे तो हर एक की आवाज उसी स्पेस में सेम टाइम पे आ जाएगी। तो वो ना वॉइसेस का क्या हो जाएगा? मिक्सिंग। तो ये जो वॉइस मिक्स हो गए, या फिर एक मान लो तालाब है, एक स्टोन गिराया तो वेव जनरेट हुआ। ठीक है ना? तालाब के वाटर के सरफेस पे अगर एक साथ 2-3 स्टोन गिरा दोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? 2-3 वेव जनरेट हो गए और वो किसी एक वाटर मॉलिक्यूल के पास एक साथ पहुंच गए। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे, मान लो दिस इज पॉइंट, ओके, ये मीडियम का कोई पॉइंट है जिसको एक वेव का सोर्स यहां पे है। इसने यहां से वेव भेजा और इसने इसको कहा कि मेरे अकॉर्डिंग ऑसिलेट करो। एट द सेम टाइम एक सोर्स यहां भी है S2, इसने भी कहा, इसने भी एक वेव भेजा। एक और सोर्स है S3, इसने भी एक वेव भेजा। तो कहने का मतलब ये जो पार्टिकल P है, पहले अगर सिर्फ अगर S1 होता, S2 होता या S3 होता, इन तीनों में कोई अगर एक आपका इंडिविजुअली होता तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल ऑसिलेट। बट इन दिस केस आप देख रहे हो कि साइमल्टेनियसली ये तीनों वेव वहां पे आ गए। तो जब तीनों वेव आ गए तो इस प्रोसेस को ही बोलेंगे सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव। और वो क्या हो गया? इंटरफेरेंस, सुपर इंपोज होना। कभी कभी क्वेश्चन में इंटरफेरेंस वर्ड भी होगा और कभी कभी क्या होगा? सुपर इंपोजिशन। जो एसएचएम में हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, वही चीज है भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में क्या हो रहा था? हम लोगों ने एक पार्टिकल को मजबूर किया था कि यू हैव टू परफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन साइमल्टेनियस। अगर एक साथ उसको दो इक्वेशन के हिसाब से अगर ऑसिलेट करना है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। यहां भी आपका वेव के केस में वही हो रहा है कि ढेर सारी वेव एक साथ पॉइंट P पे आ रही हैं और इस पॉइंट P को अकॉर्डिंग टू दैट सोर्सेस उसको क्या करना पड़ रहा है? ऑसिलेट करना पड़ रहा है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर वेव। अब ऐसा है कि इंटरफेरेंस क्या दो वेव का होगा? नथिंग। इंटरफेरेंस कई प्रकार के हो सकते हैं और कई सारे वेव का हो सकता है। क्लियर है? तो बच्चों अभी हम लोग जो फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं दो वेव के हिसाब से, फिर उसमें मैं आपको मल्टीपल वेव के लिए भी बता दूंगा। ओके, तो आपके दिमाग में सेट हो गया कि इंटरफेरेंस का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ टू वेव। अच्छा, दूसरी बात, इंटरफेरेंस जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन को फॉलो करता है। इसका मतलब यह हुआ कि वेव्स इंटरफेयर तो करेंगी पार्टिकल के साथ, अब नया मोशन दिखेगा, बट हर एक इंडिविजुअल वेव की आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक वेव के आने से दूसरा वेव खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों वेव ही मौजूद रहेंगे अपने स्वरूप में। ठीक है, वहां का जो पार्टिकल होगा वो थोड़ा अजीब और रिजल्टेंट मोशन करेगा, बट ये आप मान के चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से वेव जो है वहां पे पार्टिकल को एक अलग तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो ये सारी चीजें इंटरफेरेंस के बारे में अपने को रिवाइज करके रखना है। और इंटरफेरेंस सिर्फ कौन शो कर सकता है? वेव। अब चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं। इंटरफेरेंस जो है
वो कैसे होगा और क्या होगा। तो मान लो बहुत सिंपल है कि एक वेव है y1 इक्वल टू, एक सिंपल एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे हैं, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लो, और एक दूसरा वेव है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दोस्तों ये दो वेव है y1 और y2, तो दो इक्वेशन है, टू वेव्स टू इक्वेशन। अब इन दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया एक साथ। पार्टिकल को हमने मजबूर कर दिया कि यू हैव टू डू मोशन अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो पार्टिकल ने कहा ठीक है भैया, अगर हमको तुम दोनों के हिसाब से ऑसिलेट करवाओगे तो हम एक तीसरा मोशन ही करेंगे, एंड दैट इज वाई। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे बच्चों। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट। तो आप याद करो SHM, तो हम लोग क्या बोले थे भाई, SHM और यहाँ में यही तो फर्क है। SHM में सिर्फ ओमेगा टी था, यहाँ KX लगा हुआ है और तो कोई फर्क है नहीं। तो तुम्हें मैंने क्या कहा था भाई कि यहाँ पे एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करो। फेजर डायग्राम, एम्पलीट्यूड्स को क्या मान लो, वेक्टर, एम्पलीट्यूड्स को मान लो वेक्टर, ओके। और ये जो फेज एंगल है, दिस इज फेज, और ये क्या है आपका फेज। तो ये जो फेज है, ये आपका जो है फेज आपका क्या हो गया, फेज जो है वो इसका एंगल का काम करेगा। तो पहले देखो हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो जैसे A1 भी एक वेक्टर है और A2 भी एक वेक्टर है, तो सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ करो A1। A1 को हॉरिजॉन्टल हमने क्यों ड्रॉ किया, मैंने आपको बोला हुआ है, जिसका फेज कांस्टेंट 0 हो, जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको ना हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया करो। और दूसरा वेव देखो, इसमें क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स अब प्लस फाइव, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5 का है। तो आपको हाइपोथेटिकली A1 और A2 दो वेक्टर ड्रॉ करना है, जिसमें A1 को हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया और A2 को हम क्या करेंगे, सर्टेन एंगल पे ड्रॉ करेंगे बच्चे। तो A1 ऐसे हो गया, A2 इस तरीके से हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या हो गया, 5, ओके। फिर क्या होगा, फिर तो आपको रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा, y equals to AR. What is AR? AR the resultant amplitude. AR into sin omega t minus kx plus theta. तो हमें अपना लक्ष्य मिल गया है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बच्चों AR को। फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट AR, सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। तो देखो इसके रिजल्ट्स को ना अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये साउंड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। याद रखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव का जो भी हम लोग आउटकम निकालेंगे, दैट विल बी वैलिड फॉर साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव। हर एक जगह आपका ये वैलिड होगा। तो देखो A1 और A2 का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में समवेयर आएगा AR, एंड ये जो थीटा तुमको दिख रहा है ये एंगल थीटा होगा। तो हमें अपना टारगेट पता है, हमें थीटा निकालना है और AR। तो हम किसका सहारा लेंगे बच्चे, तो हम लोग सहारा लेंगे वेक्टर्स का। तो AR इक्वल टू, आपको कुछ नहीं इसमें नया सीखने को लग रहा होगा, सीखने को है भी नहीं, ये क्लासेस रिवीजन का है और हम लोगों ने ऐसा SHM में कर रखा है पहले से। तो ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और दोनों के बीच का जो ये फेज डिफरेंस है दैट इज cos 5। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ओके। और यहां तक रही बात थीटा निकालने की, तो थीटा तो आप वेक्टर से एकदम आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो वेक्टर में आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा, साइन ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू A2। अगर इसके साथ एंगल निकालना है तो थीटा ले लो, तो ऊपर दूसरा वाला A2 डिवाइडेड बाई AR इंटू साइन 5, ये आपका हो गया किसके लिए, थीटा के लिए, ओके। तो इस तरीके से आपका यहां से थीटा निकल जाएगा, AR निकल जाएगा, पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट रिजल्टेंट इक्वेशन। समझ गए बात को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे बहुत आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, यहां से आगे का काम हम लोग करेंगे वो इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यहां पे एम्पलीट्यूड के अलावे एक और इक्वेशन यहां लिखा जाएगा। अभी मैं इसको, आपने कुछ लिखना तो है नहीं, ये लिखना है तो लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको रब कर दे रहा हूं। तो देखो यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं। तो अब देखो आप यहां पे
क्या क्या हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात कि ये हमारा आ गया ए आर इक्वल्स टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ठीक है, cos फाई। अब एक काम करो बच्चे, दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो। तो व्हाट इज दिस, तो A स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई हो जाएगा। चलो ये एक इक्वेशन हो गया। अब थोड़ा याद करो आप अब याद क्या करोगे, आप याद करो कि कल हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, है ना। तो इंटेंसिटी में ढेर सारी चीजें आई थी, क्या याद है आपको फॉर्मूला, 2 पाई स्क्वायर, फिर रो भी था उसमें, है ना, रो भी था, फिर और क्या था बच्चे, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था, वेव की वेलोसिटी थी, तो ढेर सारी चीज थी। तो मेरे को बाकी से मतलब नहीं है, तो बाकियों के लिए मैंने लिख दिया c और बाकी लिख दिया a स्क्वायर। तो हमने कल पढ़ा था इंटेंसिटी इक्वल टू सी ए स्क्वायर, वेयर सी इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स क्या है ये आपको पता है, कल मैंने बताया था, आप उसको याद रखेंगे। तो आपको इतना तो कम से कम याद रखना होगा, I इक्वल टू सी ए स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। तो सी आर स्क्वायर सी ए आर स्क्वायर, तो सी ए आर स्क्वायर सी ए वन स्क्वायर सी ए टू स्क्वायर टू सी A1 A2 cos फाई। तो देखो सी ए आर स्क्वायर को मिल सकते हैं आई आर स्क्वायर, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई, इस सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, आई आर इक्वल टू लिख सकते हैं ना भाई, जैसे आई इक्वल टू सी ए स्क्वायर, तो आई आर इक्वल टू सी ए आर स्क्वायर। तो जहां पे आपका आई आर है, जहां पे ए आर है, पूरे को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या लिखोगे, आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नंबर 1, इंटेंसिटी नंबर 2 प्लस, अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे, तो A1 और A2, जैसे ये स्क्वायर है और यहां स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडर रूट I1 होगा और ये अंडर रूट I2, तो प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू cos फाई। तो आपको ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो निकालना सीख ही लो इंटरफेरेंस का, ठीक है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है यहां पे, इसलिए कल मैंने आपको इंटेंसिटी बताया था। तो आई आर इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया इंटेंसिटी का। फिर आपको सर आपने दो वेव किया, दो ही वेव था भाई, 4 हो या 50 हो, जिस तरीके से वेक्टर में अगर 3 वेक्टर होता था तो पहले 2 को ऐड करते थे, उसके रिजल्टेंट को फिर तीसरे के साथ ऐड करते थे, तो वही काम आपको यहां भी करना है बच्चे, कि अगर 3 वेव को भी अगर अपने को बोल दिया ना, अभी हम लोग करके देखेंगे, अब लोग करेंगे अभी, तो 3 वेव्स का भी काम हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो इसमें आपको मैं एक स्पेशल चीज बता रहा हूं। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, रिवीजन है, मस्ट भी इस तरीके से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा करो। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये फॉर्मूला एंगल के लिए याद रखना, और ये भी याद रखोगे कि जो वेक्टर का फेज आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस नथिंग हो तो उसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, बाकी को इस तरीके से बनाना है। क्लियर, चलो तो मैं इसको अब रब कर दे रहा हूं। तो अब यहां पे बच्चे कुछ स्पेशल क्या सीखना है हम लोग को, तो देखते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस डेवलप हो सकता है, जैसे देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये तो cos फाई पे डिपेंड करता है, मतलब कि फाई पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे। तो ए आर जो है अल्टीमेटली फंक्शन है किसका, फाई का, ये जो फेज डिफरेंस का फंक्शन है। तो ऐसा हो सकता है कि cos फाई जो है वो हो जाए आपका 1, cos फाई 1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू 0 होगी। जैसे आपको वेक्टर में बताया जाता है कि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, मान लो A1 और A2 दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। तो इस केस में आपका क्या आएगा, A क्या आएगा आपका मैक्सिमम, तो ये आ गया मैक्सिमम, A क्या हो गया बच्चों
मैक्सिमम। तो ए आर आपका मैक्सिमम हुआ कब? जब A1 A2 का डायरेक्शन क्या है? सेम। और ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब फाई की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, 0 अथवा क्या सोचो, 0 होगी तो भी 2 पाई होगी तो भी, और 4 पाई होगी तो भी, 6 पाई पे भी होगी। तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 पाई इंटू एन। अगर फाई की वैल्यू 2 पाई एन के मतलब 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कितना होगा? तो A1 प्लस A2। आप रख के देख लो, अगर ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो यहां से बहुत इजीली आप लिख सकते हो दिस इज योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और इस प्रकार के इंटरफेरेंस को बच्चों बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात सुनेंगे तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि फेज डिफरेंस जो है वो होगा 0। दैट्स व्हाई cos फाई की वैल्यू क्या आएगी? 1। और अगर इस केस में पूछे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा इस केस में, तो बच्चों वो भी जैसे ये मैक्स ये मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी क्योंकि अल्टीमेटली वो तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो देखो अब इस फॉर्मूला में रखो, अगर cos फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो I1 प्लस I2 अंडर रूट 2 I1 I2, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये कैसे हो गया सर? आराम से देखो, तुम्हारे सामने में समझ में आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है अगर ये ना रहे तो समझो कि अल्टीमेटली क्या है, ये A है ये B है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A प्लस B का होल स्क्वायर। A का रोल प्ले कौन कर रहा है? अंडर रूट I1, B का रोल, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया सीधा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। ये क्या हो गया? मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये कब होगा? जब फाई आपका 2 पाई एन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं इसमें एक और कंडीशन, ये मिनिमम कब होगा? तो फिर वेक्टर्स याद करो। अगर दो वेक्टर अपोजिट हो, मान लो ये दोनों वेक्टर अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो गया बच्चे, तो सीधी सी बात है रिजल्टेंट मैक्स मिनिमम आएगा। तो वो ए आर जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। क्लियर? वो ए आर क्या होगा? मिनिमम। और मिनिमम में कितना कम होगा बच्चे? तो देखो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए फाई जो होना चाहिए, खुद सोच के देखो फाई क्या होना चाहिए? फाई क्या होना चाहिए? एक रूल बताओ। फाई होना चाहिए कितना? तो फाई होना चाहिए n प्लस हाफ इंटू 2 पाई। इस फॉर्मेट में होना चाहिए। कहोगे कैसे? तो तुम खुद देखो, n की वैल्यू 0 रखोगे, है ना? n की वैल्यू 0 रखोगे तो फाई क्या निकल के आएगा? पाई। यानी फाई होगा पाई, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। इसका ऑड वाला देखो, यहां पे इवन वाला है, ये ऑड वाला है, तो उसके लिए आपका cos फाई क्या हो जाएगा? cos फाई हो जाएगा -1। और उस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे? A1 माइनस A2। और ये क्या हो गया? मिनिमम। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मिनिमम। क्लियर? एम्पलीट्यूड हो गया मिनिमम। और इस केस में अगर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी देखो, IR मैक्सिमम था क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम हो गया A1 माइनस A2 तो आपका इंटेंसिटी भी आपका मिनिमम ही होगा। IR मिनिमम। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो गई? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? यहां प्लस है और यहां क्या हो गया? माइनस। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? तो देखो यहां पे आपका cos फाई -1 हुआ तो ये कंडीशन कहलाएगी बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा होने पे ये क्या कहलाएगा?
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो इस तरीके से इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का भी मामला आता है, जो कब होता है वो आपके लिए सामने मैंने लिख दिया। अब बाकी एंगल कहोगे 90 के लिए क्या होगा, 60 के लिए क्या होगा, तो एक ऑर्डिनरी इंटरफेरेंस होगा। लेकिन ये इंटरफेरेंस का दो स्पेशल केस हो गया, जहां एक बार इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और एक बार जहां इंटेंसिटी बहुत कम है। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव, बहुत कम डिस्ट्रक्टिव। फॉर्मूला याद रहे, कंस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला है 2πn और डिस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला है बच्चे n+12 इंटू 2π। क्लियर है? तो चलो इसको लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग इंटरफेरेंस के ऊपर ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी आपके सामने। तो इंटरफेरेंस हमने पढ़ा और देखो कि कितना क्वेश्चन इजी आता है। ये दोनों जेई एडवांस का है, ये जेई एडवांस 2010 और ये जेई एडवांस 2015। तो सोचो 2010 2015 और दोनों इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। और आपको जो मैंने अभी बताया है उस पे आप बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2015 में है, ऐसा ही मिलता जुलता एक 2020 में भी आपका आया है जेई मेन में, वो भी हम लोग अभी करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। देखो व्हेन टू प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव का मतलब जो ट्रैवलिंग वेव है उसको प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। तो दो प्रोग्रेसिव वेव है, एक है y = 4 sin 2x - 60 और दूसरा वेव है y = 3 sin 2x - 60 - π/2। तो इन दोनों को सुपर इंपोज किया गया, मतलब इंटरफेरेंस उनका किया गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, आप मुश्किल से 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे और एक सिंगल डिजिट में आंसर आ जाएगा। तो इसमें सोचो कितना इजी क्वेश्चन आता है। दूसरा देखो 2015 में आया कि 4 हार्मोनिक वेव्स, 4 वेव हैं, सभी का इक्वल फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी भी क्या है, इक्वल I0, हैव फेज एंगल 0, π/3, 2π/3 एंड पाई। When they superimpose, जब उनको मिक्स सुपरइम्पोज किया गया, the intensity of resulting wave is NI0। जो रिजल्टिंग वेव का इंटेंसिटी है वो कितना है बच्चों, NI0। तो हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो वीडियो पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो कि इनका क्या आंसर आता है। और आई थिंक बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? चलो कर लिया सॉल्व आपने। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो कितना इजी है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहली बात है कि यहां पे टोटल 4 वेव है ना। वेव जो है, सॉरी पहला में तो 2 ही वेव है। एक इक्वेशन आपका क्या था, एक इक्वेशन था y = बच्चों यहां पे देखो जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये है और दूसरा ये। तो मैंने आपको कहा था कि आप फेजर डायग्राम का सहारा लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका जिसका फाई क्या है 0, तो उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे बना दो, है ना। तो ये हो गया A1 और A1 = क्या हो गया 4। और दूसरा है इसका फेज -π/2 है। तो डायग्राम से हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैंने बोला था कि इससे ऊपर एंगल बना लेना, तो ऐसा तब करते जब ये प्लस होता है। माइनस है तो बच्चों इसको आप क्या कर लो नीचे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और A2 आपका हो गया 3। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा आपका इसके ठीक बीच में, कि आपका ऐसे ये रिजल्टेंट आएगा और ये रिजल्टेंट आएगा AR। तो अब तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो आप देख लो, ये वेक्टर है 4, ये है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5। तो इस इंटीजर में आंसर आ गया। तो इतना इजी है बच्चे, कुछ भी करना नहीं था इसमें,
वो नेगेटिव एंगल को देख के आप घबराना मत, बस कुछ करना क्या है, डाउन कर देना है, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें एक इक्वेशन लिखने को बोल देता, जो कि बोला नहीं है, तो इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते थे। कैसे? तो देखो यहां पे रिजल्टेंट तो आ गया 5, फिर लिखोगे साइन, बाकी ये सब ऐसे ही लिखोगे 2x माइनस 6t। अब सवाल है कि ये एंगल हमको निकालना है ना, ये थीटा निकाल लेना है। तो थीटा निकालना बहुत आसान है। कैसे? तो देखो इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो ये थीटा अगर चाहो तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 3 अपॉन बेस दैट इज 4। तो थीटा कितना हो गया आपका यहाँ पे? तो थीटा आपका 3/4 मतलब हो गया 37 डिग्री। तो आप इसके इक्वेशन में 2x माइनस 6t और यहां प्लस करोगे कि माइनस करोगे? सोचो बच्चों। तो चूंकि रिजल्टेंट डाउन है तो यहां क्या लिख दोगे? माइनस 37 डिग्री। तो ये आपका रिजल्टेंट इक्वेशन भी आ गया। क्लियर है ना? तो हालांकि अपने को यही सिर्फ पूछा था और आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो जिससे नहीं सॉल्व हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला का तो आंसर बहुत इजी था। नेक्स्ट जो 2015 में पूछा है उसको देखते हैं। इसको रब कर दिया जाए। चलो रब कर दिया गया इसको। तो नेक्स्ट जो है बच्चों वो बहुत ही आसान है, इससे भी इजी है। बस आपको उसमें देखो, मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि आपको 4 वेक्टर्स को देख के डरना नहीं है कि 4 वेक्टर्स हैं तो अब कैसे सॉल्व होगा। 4 वेक्टर्स है तो भी सॉल्व हो जाएगा बच्चे, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो 4 वेक्टर है, चारों की इंटेंसिटी कितनी है? I0। तो चारों की इंटेंसिटी I0 है, तो और एम्पलीट्यूड मान लो A। तो तुम जानते हो इंटेंसिटी A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो सभी का इंटेंसिटी सेम है, मतलब सबका एम्पलीट्यूड भी सेम। तो एंगल कितना कितना है? पहला 0 पे है, दूसरा π/3, तीसरा 2π/3 और उसके बाद पाई पे। तो ड्रॉ करते हैं। तो पहला वेक्टर ये हो गया A, दूसरा इससे 60 डिग्री पे A, तीसरा इससे अगेन यहां से देखो ये 60, 2π/3 मतलब 120, ये भी A, और फिर चौथा है पाई पे मतलब ये। तो अब एक बात देखो, इसमें ये A है और ये A, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल, ठीक है ना। अपोजिट वेक्टर है तो कैंसिल हो गया। तो बच्चे अब, और ये है 60 डिग्री और ये 120 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, तो रिजल्टेंट इसका किधर होगा? ऊपर। तो AR इक्वल्स टू कितना होगा? तो आपको पता है जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, है ना, दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो फॉर्मूला तुमको मैंने बताया था 2 × A × cos 60/2। याद है क्लास में बताया हुआ ये फॉर्मूला। तो 2 × A × cos 60/2, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया 2A और cos 60 हो जाएगा cos 30, और cos 30 आपका क्या हो जाएगा? cos 30 हो जाएगा √3/2, cos 30 हो जाएगा √3/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो कितना आ रहा है? A√3। कितना है बच्चे? A√3। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया अपना A√3। तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा? तो IR इज प्रोपोर्शनल टू AR का स्क्वायर। ओके, तो सो IR, तो AR कितना है आपका? A√3, तो A√3, ठीक है ना। अब यहां सम कांस्टेंट मान लो, तो I0 इक्वल टू CA², तो I0 इक्वल टू CA², तो वही कांस्टेंट यहां भी यूज करेंगे। तो IR इक्वल टू CA² इंटू 3। तो CA² क्या है आपका? CA² इज I0, ये क्या हो गया? 3I0, है ना बच्चों। तो अब कंपेयर करो, उसने क्या बोला है? IR बराबर N × I0, तो N का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3, तो N इक्वल्स टू क्या हो गया? 3। तो देखो कितना इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है।
अब ऐसा ही एक क्वेश्चन जेई मेन में आया 2020 में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको देख लिया आपने बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 जेई मेन में पूछा है, वो जनवरी वाले में, ठीक है ना। जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। अब तुम देखो कि ये क्वेश्चन आपका उस जेई एडवांस वाले से कितना मिलता जुलता है जो 15 में आया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो देखो क्या है कि 3 हार्मोनिक वेव्स having equal frequency and intensity I naught have phase angle 0, pi by 4, minus pi by 4 respectively. When they are superimposed, जब उनको मिक्स किया गया, the intensity of resultant wave is close to, नियरेस्ट वैल्यू कौन सा होगा वो आप कैलकुलेट करके देखिए। ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। तो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा, आप कोशिश करो, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है बच्चों, कर लिया सॉल्व आपने? चलो अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बहुत मुश्किल नहीं होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आपका 3 वेव्स दिया गया है, तो पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 और 0, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो एक जिसका 0 फेज होगा उसको हॉरिजॉन्टल हमने बना लिया। अब इंटेंसिटी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। एक 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 प्लस में है तो ऊपर बन गया, दूसरा पाई बाई 4 नीचे है, माइनस पाई बाई 4, तो ये नीचे बन गया। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो वेरी सिंपल, पहले तो इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, जिसको मान लेते हैं सी ए स्क्वायर, सी कांस्टेंट मान लिए। अब यहां पे देखो, पहले इन दोनों वेक्टर्स को देखो, बाहर वाले दोनों वेक्टर। तो टोटल एंगल कितना है 90, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 90। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में इसके साथ ही आएगा। तो उसके रिजल्टेंट को अगर हम लोग शो करें रेड पेन से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ए और ए का रिजल्टेंट होगा, ये बीच में ही आएगा a√2। तो एक तो ये वेक्टर हो गया पहले से, और इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में a√2। तो टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया a√2 प्लस a। ये आपका कैलकुलेट होके आया। कैसे हुआ समझ में आया ना बच्चे? तो ये a देखो बीच का एंगल कितना 90, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बीच में ही रिजल्टेंट जाएगा, और ये तो पहले से बीच में है। तो ऑटोमेटिकली अभी जो इंटेंसिटी हो जाएगी c इंटू ए आर स्क्वायर, है ना। तो c की जगह c रखेंगे, c ए आर की जगह लिखेंगे a1 प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर? और ये स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अब ये सी ए स्क्वायर जो है, सी ए स्क्वायर, ये किसका रोल प्ले कर रहा होगा आई नॉट का। तो आई नॉट इंटू 1 प्लस √2, ये कितना हो जाएगा 2.41 का स्क्वायर, और ये करीब करीब 24 का स्क्वायर 5.76। तो हम कह सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5.8 आई नॉट। तो देखो कितना आराम से सॉल्व हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से इंटरफेरेंस के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और इसका जब हम लोग साउंड में भी इंटरफेरेंस करके देखेंगे और लाइट में भी देखेंगे। ये तो स्ट्रिंग वेव पे चल रहा था, ठीक है ना। फॉर्मूला यही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस आएंगे जो आप प्रॉब्लम में देखेंगे। क्लियर है? चलो तो हम लोग अब स्टैंडिंग वेव देखते हैं। और बात करेंगे बच्चों स्टैंडिंग वेव का, है ना। हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। तो दोनों में दोनों नाम सेम ही है। या स्टेशनरी वेव। अब देखो ये नाम से कंफ्यूजन है,
तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या हुआ, वेव क्या रेस्ट में रहेगा? तो नहीं, ये नाम आपको कंफ्यूज करवाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि स्टैंडिंग वेव जो है ये दरअसल एक ऐसा वेव है जिसमें एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है। तो क्या क्या इसमें हम लोग को रिवीजन करना है? स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है जिसमें टू वेव्स। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं कि दो वेव कब इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे। टू वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। They must move in opposite डायरेक्शन। वो दोनों सेम एम्पलीट्यूड के हों और दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है? अपोजिट। जैसे मान लो, कैसे हम लोग समझेंगे किसी स्ट्रिंग पे कैसे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगा। तो ये एक पॉइंट है, यहां पे मान लो सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है। अब एक वेव इधर से जनरेट हो रहा है और एक वेव इधर से जनरेट हो रहा है। अब ये दोनों वेव अपोजिट मूव कर रहा है, तो ये दोनों का चांस है कि ये लोग स्टैंडिंग वेव बनाएगा। मान लो S1 का जो इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, क्योंकि ये वेव आपका मान लो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। इसकी बात करोगे तो y2 इक्वल्स टू a साइन kx, सॉरी a साइन ओमेगा t प्लस kx, क्योंकि अपोजिट चल रहा है ओमेगा t प्लस kx, ठीक है ना। ये नेगेटिव में जा रहा है। अब इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन करवाओगे तो सीधी सी बात है y1 प्लस y2 करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा। और इन दोनों को अगर सुपर इम्पोज करवाओगे, a को कॉमन ले लोगे तो साइन ओमेगा t माइनस kx और साइन ओमेगा t प्लस kx। तो याद करो क्लास में इसको हमने सॉल्व कर लिया था। कैसे सॉल्व किया था? इसको साइन a माइनस b पे और इसको साइन a प्लस b पे सॉल्व करने के बाद खुद सोच के देखो ये क्या आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये कैलकुलेट होके आता था बच्चों 2a, ओके। क्या आएगा खुद सोचो, 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन आ गया। अब ये जो इक्वेशन आया ये कहीं से ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे हो यहां पे कि x और t एक दूसरे से सेपरेट हो गया। तो ऐसा दिखे कोई भी इक्वेशन, अब मैं और फॉर्मेट लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, तो ऐसा फॉर्मेट दिखे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। तो जैसे कि देखो यहां मैं लिख रहा हूं इसको, मान लो कि हमने क्या यहां पे देखा, तो y इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। अगर ये देखा जाए तो ये इक्वेशन अब देखने में एसएचएम जैसा लग रहा है। कैसे? तो देखो ये जो आपका टर्म है, अगर इसको हम एम्पलीट्यूड मान लें दैट इज ए नॉट, तो फिर तो देखो क्या हो गया, ए नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन तो एसएचएम जैसा लग रहा है। तो हो भी यही रहा है बच्चे। यहां पे ये जो आगे का कॉफिशिएंट है 2a cos kx है, जो कि किसका रोल प्ले कर रहा है, a नॉट का। तो अब सुनो क्या हो रहा है स्टैंडिंग वेव में। स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में डिफरेंस क्या है? ट्रैवलिंग वेव में जो वाइब्रेशन एक जगह तुम प्रोड्यूस करते थे, सारे मॉलिक्यूल्स मीडियम के उस मोशन को रिपीट करते थे, एग्जैक्ट उस मोशन को रिपीट करते थे। सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब क्या होता था, सेम। लेकिन यहां दोस्त एक फर्क आ गया। यहां पे क्या हुआ, यहां भी मॉलिक्यूल्स जो है मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं,
दे आर परफॉर्मिंग SHM, नो डाउट दे आर परफॉर्मिंग SHM, बट उन सभी का मोशन जो है इंडिपेंडेंट होगा, अलग अलग होगा। कैसा होगा? अलग अलग होगा। याद रखेंगे, ट्रैवलिंग वेव में सारे पार्टिकल एक दूसरे के मोशन को रिपीट करते हैं, बट स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल SHM तो करेगा, लेकिन सभी का SHM जो होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब कि सभी का एम्पलीट्यूड अलग होगा। और कितना एम्पलीट्यूड होगा? तो वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो कहीं ना कहीं उसके लोकेशन पे डिपेंड करेगी। जैसे कि तुम यहां देख लो, 2a cos kx में x की वैल्यू अगर रखोगे अलग अलग तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, दे आर परफॉर्मिंग SHM बट having different amplitude, and that amplitude will depend on their position, और सबकी क्या होगी? पोजीशन अलग अलग होगी। जैसे यहीं पे देखो, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इधर वाले को मिटा रहा हूं, ये सब चीज आप फटाफट पहले से ही आपके नोट्स में तो लिखा हुआ है, आपको बस रिवाइज करवा रहा हूं मैं इस तरीके से कि आपको डर खत्म हो जाए वेव से। तो देखो अब ये जो इक्वेशन अपना निकल के आया, y इक्वल टू 2 cos 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन कैलकुलेट होके आया, इसमें 2k cos kx ये अपना एम्पलीट्यूड है। अब ये एम्पलीट्यूड का अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देखें, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2a cos kx को मॉड में डाल दो। क्यों मॉड में डाल दिया? क्योंकि ये cos नेगेटिव भी दे सकता है, तो एम्पलीट्यूड तो एक नंबर है, पोजीशन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वो ठीक है, पोजीशन नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन सिर्फ अगर एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो अब देखो cos की वैल्यू तो तुम तो जानते हो, मॉड ऑफ cos kx, मॉड ऑफ cos kx कहां से कहां वेरी हो सकता है? 0 से 1 तक। तो तुम कहोगे कि सर cos तो 0 से -1 से +1, लेकिन हमने मॉड ले लिया ना भाई, तो मॉड लेने से cos की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है। इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड किसी पार्टिकल के x के लिए, तो आपको एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0, और किसी के लिए ये जो एम्पलीट्यूड है वो उसके लिए हो जाएगा 2a। तो इसका मतलब है इस केस में स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग पे जो पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, और एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू वैरी करेगा 0 से 2a। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 0 से 2a, तो जिसका 0 है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, मिनिमम है, कहो कि एम्पलीट्यूड 0 का मतलब वो पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करता है। तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? नोड्स। नोड्स कौन से पार्टिकल हो गए? जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 0। और एम्पलीट्यूड 0 तभी आएगा जब cos kx की वैल्यू क्या हो? 0। और cos kx की वैल्यू कब 0 होती है? तो तुम खुद सोचो कि cos kx की वैल्यू कब 0 होगी। तो बच्चे, तो cos kx की वैल्यू तब 0 होगी जब cos kx इक्वल्स टू, सॉरी, जब kx इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इंटू पाई। इस इक्वेशन को फॉलो करता हो। जैसे देखो n की वैल्यू 0 करेंगे तो π/2, 1 करेंगे तो 3π/2। अच्छा, k की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो k की जगह लिख सकते हैं 2π/λ। k की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2π/λ। तो 2π/λ इंटू x इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू पाई। अब यहां से पाई पाई कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो पाई पाई कैंसिल कर दोगे तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? तो x की वैल्यू निकल के आएगी n प्लस हाफ
लैम्डा बाई 2। क्लियर? अब देखो कहां कहां नोड बनेगा, कहां कहां नोड बनेगा। तो सीधी सी बात है, n की वैल्यू 0 करोगे तो n की वैल्यू 0 तो नोड बनेगा लैम्डा बाई 4 पे। n की वैल्यू 1 करोगे तो कहां बनेगा 3 लैम्डा बाई 4 पे। फिर कहां बनेगा 5 लैम्डा बाई 4 पे। तो इस तरीके से बच्चों नोड्स तुम्हें पता चल सकता है। बस करना क्या है, तुम्हें नोड्स के लिए एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए और ये कॉफिशिएंट का वैल्यू 0 होगा। तो अच्छा ये याद रखना, हर जगह यही मत लगा देना, क्योंकि इस इक्वेशन में cos kx आया, किसी और इक्वेशन में sin kx भी आएगा। तो आपको ना रट नहीं लेना है, आपको बस ये समझना है कि नोड का मतलब है एम्पलीट्यूड 0, और एम्पलीट्यूड 0 के बाद जो फॉर्मूला निकलता है वहां से तुम नोड्स की पोजीशन निकाल सकते हो। तो देखो इस केस में नोड्स कहां कहां मिलेंगे तुम्हें, लैम्डा बाई 4 पे, 3 लैम्डा बाई 4 पे, 5 लैम्डा बाई 4 पे। एक बात गौर किया आपने, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 और 3 लैम्डा बाई 4। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं इधर, ये सब तो लिख, आपको तो रिवाइज ही है, कोई दिक्कत नहीं, याद होगा। चलो अब यहां पे तुम क्या एक पॉइंट याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, लैम्डा बाई 2। ये एकदम आप अच्छे से याद कर सकते हो। और नोड्स का जो एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0, दे विल नॉट वाइब्रेट एट ऑल। क्लियर है? तो ये तो हो गई नोड की बात। अब उसकी बात करते हैं किसके, एंटी नोड्स की। तो एंटी नोड्स क्या, जब एम्पलीट्यूड क्या है 2a, तो जिसका फॉर एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स का जो एम्पलीट्यूड होगा बच्चों वो क्या होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा 2a। और 2a कब आएगा, 2a तब आएगा जब आपका मॉड ऑफ cos kx की वैल्यू क्या हो, 1। ठीक है ना, मॉड ऑफ cos kx की वैल्यू क्या हो, 1। और ये कब आएगा, तो ये तब आएगा बच्चों जब kx इक्वल्स टू होगा n पाई। kx इक्वल टू क्या होगा बच्चों, n पाई। आप खुद करके देख लो, जैसे n की वैल्यू 0 तो cos 0 1, n की वैल्यू 1 cos पाई -1, लेकिन ये मॉड में है तो 1 ही आएगा ना बच्चे। ठीक है, तो अब k के जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x इक्वल टू n पाई। पाई पाई कैंसिल, तो x इक्वल टू यहां से आ जाएगा n इंटू लैम्डा बाई 2। ये इक्वेशन देखो, यहां पे क्या है, n प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, यहां आया n लैम्डा बाई 2। तो ये आ गया आपका किसका पोजीशन, एंटी नोड्स का। तो एंटी नोड्स कहां कहां मिले, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पे मिलेगा, उसके बाद कहां पे मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा, उसके बाद कहां मिलेगा, लैम्डा पे मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो लैम्डा पे मिलेगा, उसके बाद कहां मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा। तो देखो जैसे ये आपका नोड्स का पोजीशन हो गया, ये किसका पोजीशन हो गया, एंटी नोड्स का। ये किसका पोजीशन हो गया बच्चों, एंटी नोड्स का। और जिस तरीके से दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2, ठीक इसी तरीके से दो एंटी नोड डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड, एंटी नोड क्या हो गया, लैम्डा बाई 2। क्लियर? तो इस तरीके से दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड्स के बीच का भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। ये सारा चीज अपने को याद रखना है। अब एक बात गौर करो, एक चीज अगर कोई तुमसे पूछ ले कि नोड और एंटी नोड के बीच कितना डिस्टेंस है, तो तुम खुद देखो कि एंटी नोड कहां फॉर्म हुआ, 0। पहला एंटी नोड 0 पे फॉर्म हुआ, और पहला नोड कहां फॉर्म हुआ, लैम्डा बाई 4 पे। फिर अगला एंटी नोड कहां फॉर्म हुआ, लैम्डा बाई 2 पे। अगला नोड कहां फॉर्म हुआ, 3 लैम्डा बाई 4 पे। तो सुनो, दो नोड के बीच डिस्टेंस हुआ लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हुआ लैम्डा बाई 2, लेकिन एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा लैम्डा बाई 4, है ना। डिस्टेंस यहां मैं लिख देता हूं,
डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स कितना हो गया बच्चे, λ/4। तो इस तरीके से आपका जो है ये नोड एंटी नोड का यहां पे कॉन्सेप्ट है। और बाकी सारे पार्टिकल नोड्स और एंटी नोड्स के अलावे जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका जो एम्पलीट्यूड होगा बिटवीन 0 और एंटी नोड के बीच में होगा। क्लियर है? चलो अब कुछ और इक्वेशन देखते हैं जो आपका स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर सकता है। तो स्टैंडिंग वेव के दोस्तों अलग अलग इक्वेशन और भी कई सारे हो सकते हैं। याद रखना इक्वेशन भले अलग अलग हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो नोड और एंटी नोड की बस पोजीशन शिफ्ट करेगी, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बताया कि दो नोड के बीच में λ/2, दो एंटी नोड के बीच में λ/2, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में λ/4, इन कैरेक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखोगे। तब भी चलो कुछ इक्वेशन देख लेते हैं। मान लो अगर वेव की इक्वेशन ऐसे दी जाती, a sin kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा होता a sin kx प्लस ओमेगा टी। अगर इसको हम लोग सुपर इम्पोज करते तो आप कल कैलकुलेट करके देख लो, यू विल गेट 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। तो बस कुछ अंतर नहीं आया बच्चों, पहले एम्पलीट्यूड की जगह पे आपका 2a cos kx था, अभी क्या आ गया 2a sin kx। क्लियर है? और बाकी ये SHM का इक्वेशन तो है ही, cos ओमेगा टी को देख के डरना नहीं है, तुरंत π/2 करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से और क्या क्या हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आने लगा होगा, 2a cos kx इंटू cos ओमेगा टी, ये भी हो सकता है। और भी हो सकते हैं y इक्वल्स टू 2a sin kx इंटू साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों अगर इस फॉर्मेट में जब भी इक्वेशन दिखे तो आप हमेशा समझ जाना कि ये क्या हो गया, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। और ये जो पहला टर्म है बच्चों, ये जो पहला टर्म हुआ ये काम हमेशा करेगा एम्पलीट्यूड का, और नोड एंटी नोड की बात तो मैंने समझा ही दी। अब एक डायग्राम भी मैं बना देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाए। तो देखो मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, तो मान लो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो बीच वाले पॉइंट्स जो हो जाएंगे ये हो जाएगा एंटी नोड, ये हो जाएगा एंटी नोड। एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ऑल्टरनेट रहेगा, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये क्या हो गया λ/4, और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका वाइब्रेशन का मैं डायग्राम बना देता हूं। अब जैसे देखो, ये मैंने जानबूझ के ऐसे बना दिया, और यही जब आगे हम लोग अभी रिवाइज करेंगे रेजोनेंस वाला कंडीशन, तो देखना फिर से वहां पे एक बार इसको हम लोग लेके आएंगे। तो देखो स्ट्रिंग ऐसे मैंने क्यों बनाया, तो ये जो एंटी नोड वाला है ये इसके बीच में वाइब्रेट करता रहेगा, और ये वाइब्रेशन, ये एम्पलीट्यूड इसका यहां से 2a है ना। फिर ये वाला पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा, ये यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा, ये यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा, और ये बेचारा नोड ऑसिलेट करेगा ही नहीं। तो सारे पार्टिकल्स इस तरीके से अपने से स्ट्रेट लाइन पे ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक है। और जो ये नोड्स वाले पॉइंट हैं ये वाइब्रेट नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? एक चीज और देख लो, एक चीज और समझो कि एक नोड के दाएं और बाएं वाले पार्टिकल फेज में एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। मान लो इधर वाला पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा होता है तो इधर वाला पार्टिकल नीचे। ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिखवा दी गई हैं, आप जाके नोट्स से रिवाइज कर लिया कीजिए एक बार। तो जो आपका नोट्स के जो अपोजिट वाले पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट फेज में मूव करते रहते हैं। क्लियर है? दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। मैं ये लिख देता हूं, all particles
between two nodes will be in same phase. वो क्या होंगे, सारे सेम फेज में होंगे. एंड particles on opposite side of nodes will be in opposite phase. तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे स्टैंडिंग वेव के को लेके कि दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे और नोड के अपोजिट एंड वाले साइड जो पार्टिकल होंगे वो अपोजिट फेज में होंगे. और स्टैंडिंग वेव में आपको हमेशा ये याद रखना है बच्चों कि जो आपका फेज है, सॉरी एनर्जी है, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है. एनर्जी इज लोकलाइज्ड टू पर्टिकुलर पार्टिकल. क्लियर है? अब इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. बच्चों अब देखो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में है. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. क्या लिखा हुआ है? ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 5 ग्राम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड. द टेंशन इन स्ट्रिंग इज 8 न्यूटन. द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन यूजिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज. द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड ऑन स्ट्रिंग. मतलब वो कह रहा है कि इस स्ट्रिंग के ऊपर आपका एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म किया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज. तो आप बताओ कि दो नोड्स, जो दो लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब अपने को अगर लैम्डा पता चल जाए तो लैम्डा बाई 2 जो होगा वही क्या होगा अपना आंसर. तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा कैसे पता चलेगा? तो हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा. ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है. तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आपको पता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू. टेंशन देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है अगर आप ढंग से. साउंड और हीट ये सब का यही फायदा है. तो देखो टेंशन कितना है. तो टेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे, तो टेंशन दिया हुआ है 8 न्यूटन, है ना. तो लिख देंगे 8 और म्यू यानी कि डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी. तो पार्टिकल का मास कितना है 5 ग्राम और 1 मीटर में. तो एक काम करेंगे 5 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे. तो 5 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 1. ओके, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. तो अब यहां से देखो फिर क्या हुआ, ये ऊपर चला गया. तो ये आपका आ गया 8000 अपॉन 5, है ना. तो इसको डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 1600. अब 1600 का अंडर रूट कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड. तो वेव की वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड. तो यहां लिख दो 40 मीटर पर सेकेंड. यहां लिख दोगे 40. फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया हुआ था? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 100. ओके, फ्रीक्वेंसी है 100 इंटू लैम्डा. इतना ही होगा ना भाई आज? ठीक. तो 100 इंटू लैम्डा. सो लैम्डा इक्वल्स टू, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया? तो 40 बाई 100. ये मीटर में आएगा. किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट में चल रहा है. तो मीटर में आएगा. तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लैम्डा कितना आ गया 40 सेंटीमीटर. और लैम्डा अगर 40 सेंटीमीटर आ गया आपका, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कितना हो गया? तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स this is lambda by 2, that is 20 सेंटीमीटर. ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग वेव पे हमने इंटरफेरेंस, वेलोसिटी, स्टैंडिंग वेव, उसकी एनर्जी सब पे हमने डिस्कशन कर लिया. अब जो DPP 5 है उसको मैं नेक्स्ट
क्लास में आपको सॉल्व कर दूंगा, और इसके अलावे एक्स्ट्रा मैं और आपको स्टैंडिंग वेव के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहो, और डीपीपी फाइल को डाउनलोड करके जो लिंक दिया हुआ था पिछले लेक्चर में, वहां से डाउनलोड करके उसको सॉल्व जरूर कर लेना। समझ गए ना? सीरियसली लिया करो पढ़ाई को, और फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करो। बहुत स्कोर करने वाला ये सब चैप्टर है। समझ गए ना बच्चे? ओके।